आज लेज़र का लेक्चर नंबर क्या 3। लास्ट टाइम जो है वो मैंने स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको डिस्कस किया था। फिर हमने प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं इनके लिए वो भी स्टडी करके देखी थी। तो आज हमने जो है वो लेज़र आइडिया जो है उसको स्टडी करना है कि अब ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं, ठीक है, ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं ये लेज़र आइडिया के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और बेसिकली जो लेज़र के अंदर मेन प्रोसेस यूज़ होता है वो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है उसका प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है। तो वही हम इसके अंदर बेसिकली उसको ही हम स्टडी करेंगे। तो आप कंसिडर करें कि आपके पास दो कोई लेवल्स हैं 1 और 2। कंसिडर 2 एनर्जी लेवल्स 1 और 2। दो 2 लेवल की बात हम कह रहे हैं। वैसे लेज़र जो है वो 3 लेवल से भी बन सकती है, 4 लेवल से भी बन सकती है। ये आगे जाके हम 3 लेवल लेज़र और 4 लेवल लेज़र जो है उसकी रेट इक्वेशंस जो हैं उनको भी निकाल कर देखेंगे। किसी गिवन मटेरियल के हमारे पास 2 लेवल हैं और N2 और N1 जो है इनकी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन है, यानी कि इन 2 लेवल के अंदर N1 और N2 जो है वो पॉपुलेशन है, यानी कि उन 2 लेवल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ऑफ ए गिवन मटेरियल and N1 and N2 is the population of respective material या respective levels का। ये हमारे पास जो है वो सिस्टम है। अगर एक प्लेन वेव जो है जिसका फोटॉन का फ्लक्स f है वो ट्रैवल कर रही है किसी z डायरेक्शन में मटेरियल के अंदर, तो जो एलिमेंटल चेंज है उसके अंदर फिर वो क्या आएगी df, यानी कि हम कह रहे हैं कि फोटॉन का फ्लक्स जो है उसको हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो फोटॉन का फ्लक्स है जो पास कर रहा है उसके अंदर से, उस मटेरियल के अंदर से, तो जब वो पास करेगा तो उसके अंदर फ्लक्स के पास करते हुए उसके अंदर चेंज आएगी। अब वो चेंज किस तरह आएगी? ऑब्वियसली कुछ फोटॉन जो हैं अब्जॉर्ब होंगे, कुछ फोटॉन जो हैं वो एक्साइटेशन के अंदर इस्तेमाल होंगे, कुछ फोटॉन जो हैं वो उस लेज़र में से उस सिस्टम में से, सॉरी लेज़र नहीं, उस सिस्टम में से बाहर की तरफ जो है वो निकलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर इस वजह से जो फोटॉन्स हैं उनके अंदर क्या होगी, एक चेंज आएगी, उनके फ्लक्स में एक चेंज आएगी। अब मिसाल के तौर पर ये दरवाज़ा है, इसके अंदर से पहले एक स्टूडेंट निकलता है, फिर 2 निकलते हैं, फिर 3 निकलते हैं, 4 निकलते हैं। व्हाट इज़ दिस? द फ्लक्स इज़ चेंजिंग। इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है अगर एक प्लेन वेव है, यानी कि आप फोटॉन, प्लेन वेव को हम फोटॉन की अगर फॉर्म में कहें तो प्लेन वेव एक वेव है और उसका ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है? फोटॉन है। तो अगर एक प्लेन वेव जो फोटॉन पे कंसिस्ट कर रही है, इफ ए प्लेन वेव विद फोटॉन फ्लक्स, एक प्लेन वेव है जिसके पास फोटॉन का फ्लक्स है f, मैं f से उस फ्लक्स को डिनोट कर रहा हूँ, और ये f फ्लक्स जो है इज ट्रैवलिंग along the z direction
इन द मटीरियल, और ये जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है मटीरियल के अंदर। तो अब इसमें एलिमेंटल चेंज जो है वो क्या आएगी, वो डी एफ होगी। द एलिमेंटल चेंज इज डी एफ। तो जो एलिमेंटल चेंज है वो डी एफ है, और जो फ्लक्स है किसी एलिमेंटल लेंथ डी जेड के अलॉन्ग, वो भी स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं उनकी वजह से अकर करेगा। ठीक है, अब मैं इसका पहले इसको लिखने से पहले एक फिगर जो है हम इसकी ड्रा कर लेते हैं। आप देखें कि अगर ये एक लेवल है और एक ये लेवल है, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये लेवल E2 है और ये लेवल E1 है। ठीक है, ये दो लेवल्स हैं। तो यहाँ से ये मटेरियल है, इसके अंदर ये शेडेड रीजन हमने बना दिया। इधर से ये एक फोटॉन का फ्लक्स आया F। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर ये डायरेक्शन ले रहे हैं Z, तो हम कहेंगे कि इतनी चेंज इसके अंदर dz जो है वो आई है। ठीक है, और यहाँ से जो फोटॉन का फ्लक्स जा रहा है, ये जो चेंज आ रही है ये कितनी है, ये F प्लस डी एफ जो है वो चेंज है। ठीक है, ठीक है जी, ये फोटॉन का फ्लक्स आया, इसमें से गुजरा, और इतनी फोटॉन के फ्लक्स के अंदर जो है वो चेंज आ गई इस मटेरियल में। तो अब ये जो फ्लक्स है हमारे पास, ऑफ दिस फ्लक्स along the elemental dz। अब dz जो है वो चेंज लेंथ का एलिमेंट है जो कि चेंज को शो कर रहा है, इसको लेंथ कह रहे हैं। ठीक है ना, ये पोर्शन उस मटेरियल की लेंथ है जिसको हम अलोंग z डायरेक्शन जो है वो ले रहे हैं। Of the material due to both spontaneous and the stimulated emission। processes occurring in the shaded region of figure 1। इसको आप कह लेंगे ये कोई फिगर 1 है।
तो इसके ये जो शेडेड रीजन है इसके अंदर जो है वो चेंज आ रही है। अब जाहिर बात है कि यहाँ पर इनकमिंग फोटॉन्स भी हैं और आउटगोइंग फोटॉन्स भी हैं। तो ये चेंज एक्चुअली किस में आ रही है? इनकमिंग और आउटगोइंग फोटॉन्स के अंदर, यानी कि जितने फोटॉन्स आ रहे थे और जितने फोटॉन्स बाहर की तरफ जो है वो निकल रहे हैं। तो द चेंज इन नंबर between incoming and outgoing photons, कि जो चेंज आ रही है इनकमिंग और आउटगोइंग फोटॉन में इन द शेडेड वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, इन द shaded volume, in the shaded volume per unit time। जो कि शेडेड वॉल्यूम के अंदर पर यूनिट टाइम जो है वो आ रहा है। अब ये जो पर यूनिट टाइम आ रहा है इसके अंदर चेंज, इसको हम कहेंगे इट विल बी SDF। पर यूनिट टाइम इतनी चेंज जो है वो आ रही है। तो अब हर स्टिमुलेटेड प्रोसेस जो है उसके अंदर एक फोटॉन जनरेट होता है और हर अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में एक फोटॉन जो है वो अब्जॉर्ब। स्टिमुलेटेड प्रोसेस का क्या काम है? स्टिमुलेटेड जो प्रोसेस है उसका यही काम है कि वो फोटॉन को जनरेट करता है। हमने अभी ये डिटेल के साथ चीज़ें पढ़ी हैं। और स्टिमुलेटेड जो अब्जॉर्प्शन है उसका क्या काम है कि उसमें जब फोटॉन मटेरियल के साथ हिट करता है तो वो फोटॉन जो है उसके अंदर अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डस्टर है इधर कोई? Since each stimulated process create while each absorption process removes a photon। ठीक है, स्टिमुलेटेड में क्रिएट होता है और
ऑब्जॉर्प्शन में रिमूव हो जाता है। तो अब एस डी एफ जो है मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलेटेड एंड अब्जॉर्प्शन इवेंट्स। ये जो एस डी एफ है ये क्या है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलेटेड एंड अब्जॉर्प्शन इवेंट्स जो अकर कर रहे हैं किसी शेडेड वॉल्यूम के अंदर पर यूनिट टाइम, यानी कि इसके अंदर ये जो शेडेड वॉल्यूम इसके अंदर पर, जाहिर बात है ना टाइम का एवोल्यूशन तो आएगा ना, टाइम तो गुजर ही रहा है, कोई भी काम हो उसके अंदर टाइम तो गुजर रहा होता है, उसको तो हम कांस्टेंट नहीं लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस शेडेड रीजन के अंदर जो है एस डी एफ चेंज जो है वो आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एस डी एफ मस्ट बी इक्वल, एस डी एफ जो है उसको इक्वल होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलेटेड एंड अब्जॉर्प्शन स्टिमुलेटेड और जो अब्जॉर्प्शन इवेंट्स हैं occurring in the shaded volume per unit time। अच्छा, अब आपने जो है वो पीछे या फिगर्स जो हैं वो ड्रा की थी स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन की। अगर उन फिगर्स को हम कंसिडर करें तो उन फिगर्स के मुताबिक आप जो हैं वो हम राइट डाउन कर सकते हैं इस एस डी एफ को। वी कैन राइट एस डी एफ एज, इसको आप देख सकते हैं कि ये बराबर है एस डी एफ इज इक्वल टू W21N2 माइनस W12N1 एस डी जेड। अब यहां पर एस डी जेड क्या है? एस डी जेड इज द वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन। एस डी जेड it is the volume of the shaded region। ये आपके पास शेडेड रीजन जो है उसका वॉल्यूम है। अब हमारे पास जो पीछे कुछ इक्वेशंस हैं मैं उनको रिकॉल करता हूँ जो हमने प्रीवियसली राइट डाउन की थी क्रॉस सेक्शन के लिए। अब ये जो इक्वेशंस हैं फ्रॉम इक्वेशंस, आपके पास इक्वेशन थी पहले नंबर पे W21 इज इक्वल टू सिग्मा 21 F, एक ये इक्वेशन थी।
फिर आपके पास इक्वेशन थी W 1 टू सिग्मा 1 टू F, एक ये इक्वेशन थी। फिर आपके पास इक्वेशन थी G2 सिग्मा 2 1 G1 सिग्मा 1 2, ये थी 3 इक्वेशंस क्रॉस सेक्शन की और पॉपुलेशन की। अब ये इक्वेशंस जो हैं इनको यूज़ करते हुए आप डी एफ जो है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर W21 की वैल्यू रखें, W12 की रखें वैल्यू, ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो S जो है वो आपके पास उधर से उसके साथ कैंसल आउट जो है वो हो जाएगा, और इसके अंदर फिर आप डीजेनरेसी जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करा देंगे। चले हम करके देखते हैं इसको। SDF ये आ गया। अब मैं वहां पर वैल्यू रखता हूं W12, ये है सिग्मा 21 F के बराबर है, माइनस W12 सिग्मा 12 F के बराबर है, और इसके साथ जो है यहाँ पर आएगा N2, यहाँ पर आएगा N1, और इधर आ जाएगा SDZ, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो DF आपके पास आ गया सिग्मा 21 FN2 माइनस सिग्मा 12 FN1 इंटू DZ। अब यहाँ पर आप देखें कि ये सिग्मा 21 को अगर मैं कॉमन निकालना चाहता हूँ तो ये इक्वेशन यहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ कि मैं ये दोनों वैल्यू सिग्मा 21 के बराबर हो जाएं। तो मैं अगर यहाँ से सिग्मा 21 की वैल्यू निकाल लूँ तो बल्कि अगर सिग्मा 21 की फॉर्म में लाया तो फिर सिग्मा 12 की निकाल लेता हूँ। सिग्मा 12 की अगर वैल्यू निकालूँ तो सिग्मा 12 की वैल्यू G2 सिग्मा 21 डिवाइडेड बाई G1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये वैल्यू उठाकर इधर सब्स्टिट्यूट करें तो DF सिग्मा 21 FN2 माइनस सिग्मा 12 की वैल्यू G2 ओवर G1 सिग्मा 21 FN1 DZ, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें से F21 ये कॉमन निकल आएगा तो DF सिग्मा 21 F कॉमन, तो N2 माइनस G2 ओवर G1 N1 DZ, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैं कह देता हूं ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास निकल आई। अब ये इक्वेशन जो है यहाँ पर हमने ये काउंट नहीं किया कि रेडिएटिव या नॉन रेडिएटिव डिकेज है, ये बस हमने इक्वेशन ड्राइव कर दी है। रेडिएटिव या नॉन रेडिएटिव डिके को हमने कंसिडर नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि in equation 1 we have not considered, in equation 1
we have not considered radiative and non-radiative decays. अब इसकी वजह यह है कि बिकॉज क्यों नहीं कि जो नॉन रेडिएटिव डिके होता है वो कोई फोटॉन ऐड नहीं करता, यानी कि नॉन रेडिएटिव डिके जो है उसकी वजह से एम्प्लीफिकेशन नहीं होती। ठीक है, वो कोई न्यू फोटॉन जो ऐड नहीं करता, क्योंकि फोटॉन्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं रेडिएटिव डिके से और वो मिट होते हैं किसी भी डायरेक्शन में और वो कंट्रीब्यूट नहीं करते किसी फोटॉन फ्लक्स एफ। ये किसकी बात कर रहा हूँ? नॉन रेडिएटिव डिके की। ठीक है, तो in fact non-radiative decay, अब जो नॉन रेडिएटिव डिके है डज नॉट ऐड एनी न्यू फोटॉन, तो वो कोई भी नया फोटॉन जो है वो ऐड नहीं करता। ठीक है, लेकिन while the photons are created by stimulated emission, लेकिन जो आपके पास फोटॉन्स हैं वो किससे क्रिएट होते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन से, बाय द रेडिएटिव डिके। जिसमें कि रेडिएटिव डिके जो है वो यूज होता है इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट to the incoming photon flux। और ये कोई भी इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती जो इनकमिंग फोटॉन फ्लक्स एफ है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो ये हमें एम्प्लीफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि फोटॉन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो एम्प्लीफाई हो रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये आपको एम्प्लीफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो इक्वेशन 1 है, shows that the material behaves as an amplifier, कि मटेरियल जो है वो बिहेव कर रहा है एक एम्पलीफायर की तरह, क्योंकि डी एफ ओवर डी जेड ये ग्रेटर देन 0 है इफ N2 इज ग्रेटर देन G2 N1 ओवर G1। अगर ये कंडीशन हो
तो ये एज ए एम्पलीफायर के तौर पर वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर दूं, यानी कि इस कंडीशन के तहत ये एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा है, लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर दूं, यानी कि मैं इसको इससे लेस कर दूं, ठीक है, इसको इससे लेस कर दूं, तो फिर ये एम्पलीफायर की बजाय एज ए ऑब्जर्वर के तौर पर वर्क करना शुरू कर, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि इफ n2 is less than g2 n1 over g1, then it behaves as an observer। तो फिर ये एक ऑब्जर्वर के तौर पर बिहेव जो है वो करेगा। अब अगर आप थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में जो पॉपुलेशन होती है लेवल्स n2 और n1 के अंदर, उसको बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है उससे डिस्क्राइब किया जाता है। और आप लोगों ने बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है उसको पढ़ा है जब आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स जो है वो पढ़ा। क्या होती है बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स? क्लासिकल तो होती है, लेकिन उसी से दोनों आगे निकलती हैं, फर्मी डिराक और बोल्ट्जमैन। तो क्या कौन सी कंडीशंस लगाते हैं? हाँ, नॉन इंटरेक्टिंग और डिस्टिंग्विशन, इनडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशेबल। फर्मियान्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बोसॉन्स को कर सकते हैं, सिर्फ क्लासिकल पार्टिकल्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो उसी यही वाली कंडीशन लगा के तो आगे से वो निकालते हैं कि हमारे पास फर्मी डिराक है और बोस-आइंस्टाइन। लेकिन जो फर्मी डिराक होती है उसके ऊपर पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लग रहा होता है, लेकिन जो बोस-आइंस्टाइन होती है उसके ऊपर पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं आता। आप एक ही स्टेट के अंदर सारे बोसॉन्स को लाकर रख सकते हैं, लेकिन एक ही स्टेट में दो से ज़्यादा फर्मियान जो हैं वो नहीं रह सकते जिनके सेम क्वांटम नंबर। तो ये फ़र्क है इसके अंदर। अच्छा है, बहरहाल अब अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें, नाउ एट थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम हो तो फिर जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द, तो फिर पॉपुलेशन जो है इसको डिस्क्राइब किया जाता है बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, तब फिर हम बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है उसको यूज़ करते हैं इस केस में। तो अगर मैं कहूँ कि n1e और n2e जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इफ n1 एंड n2, अगर n1 और n2 आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सारे सेम टेम्परेचर के ऊपर हों, तो फिर हमारे पास जो है जो पॉपुलेशन है टू लेवल्स की, द पॉपुलेशन
of the two levels is, अब जो पॉपुलेशन होगी टू लेवल की वो क्या आ जाएगी, N2E over N1E is equal to G2 over G1 exponential minus into E2 minus E1 over KT। इसको कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है मटेरियल का। इट इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मटीरियल। तो अगर हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम हो तो फिर हम ये कंडीशन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मैंने वो पीछे दो कंडीशन जो हैं वो राइट डाउन की थी। एक में मैंने N2 ग्रेटर किया था, एक में मैंने N2 को जो है वो लेस किया था। तो उसके मुताबिक जो है अगर वही कंडीशन हम यूज़ करें थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए तो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वी दस हैव, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आएगी कि N2E लेस देन G2 N1E ओवर G1 के बराबर है। ये कंडीशन कब है, थर्मल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन थी जो हमने पीछे लिखी है DF वाली, उस इक्वेशन को हमने क्या नंबर दिया था, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी है, मटेरियल जो है वो फिर एक्ट करेगा एज एन ऑब्जर्वर। The material will act as an observer। ठीक है, तो मटेरियल जो है ये कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन जो है वो ऑब्जर्वेशन की ही कंडीशन थी। अभी तक मेरे से इस कमरे का फोकस नहीं सेट हो। समीला देखना पूरा बोर्ड आ रहा है, बोर्ड देखो आ रहा है पूरा है ना? अब आ रहा है, अब ठीक है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ये ऑब्जर्वर की ही हमारे पास कंडीशन थी। तो अब ये यहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर कर रहा है, एक्ट एज एन ऑब्जर्वर एट फ्रीक्वेंसी म्यू, किसी फ्रीक्वेंसी म्यू के ऊपर एज एन ऑब्जर्वर जो है उसके तौर पे वर्क कर रहा है।
अच्छा, ये अभी बात जो हमने की है, ये हमने स्पेशल थर्मल इक्विलिब्रियम की बात जो है वो की है, ठीक है। लेकिन अब हमने ये सारी चीज़ जो है इसको ऑर्डिनरी कंडीशंस जो हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करना है। तो ये अभी तकरीबन हमें आधा घंटा और लगेगा इसको करने के ऊपर, तो मैं इसको यही चल रही है अभी लेज़र आइडिया जो है वो चल रहा है, ये पूरा लेज़र का आइडिया। अभी आगे जाके मैं फिर इसमें बताऊंगा कि रेजोनेटर्स जो होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पर जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। ये टॉपिक अभी कंटिन्यूड है जो लेज़र आइडिया वाला।